जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले आप बोले थे कि वोट अधिकार यात्रा उनका पूरा फेल हो गया था, लेकिन वो लोग इस बात को अच्छा से सेलिब्रेट किए कि बहुत ज्यादा ये कारगर साबित हुआ, क्योंकि ये जन संपर्क का एक माध्यम भी था। खास करके जब वोट अधिकार यात्रा हुई, अभी जो भी अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उससे वो एक एक व्यक्ति से वो लोग जाकर के जुड़ रहे हैं। आरजेडी के जो भी पार्टी के जो लोग हैं, या फिर जो कांग्रेस से जो उनका महागठबंधन है। तो आप लोगों का इस तरह से कोई अभी जो हाल फिलहाल में कोई होने वाला है ऐसा रोड शो वगैरह, जहाँ पे आप लोग लोकल लोगों से जाकर के मिलिएगा और आम आदमी के बारे में जो बात चल रहा है, जो आम आदमी का जो दुख है, कष्ट है, जो विपक्ष जो आप लोगों से बात करता है, आप लोग डायरेक्ट जाके लोगों से वो सब चीज सुनिएगा, इस तरह का कोई प्लान है क्या? देखिए, जो लोग एसी कमरे में रहते हैं उनके लिए यह समस्या है। वो अपनी यात्रा को तय करने के लिए अपने वाहन को बनवाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जो 24/7 जनता के बीच में रहता हो, उसको इस तरह के जो मदारी बनकर जो बंदर की तरह जो लोग नाचते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आज आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए जहाँ असली भारत बसता है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ जाने के बाद आप एक आम लड़के से पूछिएगा कि सरकार की योजना क्या है, वो बता देगा कि सरकार की कौन सी योजना चल रही है, किन योजना के तहत उसको लाभ मिला है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही सरकार है। जब इनको 10 साल, यानी मैं 2004 से 2014 की बात करता हूँ, उस समय इनके ऊपर कितने करप्शन के आरोप लगे थे और कितनी ऐसी जन सेवा की योजनाएं थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके पैसा का बंदरबाट किया। आज आपको मैं बता दूं कि डीबीटी के माध्यम से लगभग 3000 से ऊपर की योजनाएं जुड़ गई है, जो डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में या महिलाओं के खाते में जाता है। हमने बिचौलिया को समाप्त कर दिया। हमने बिहार को बढ़ाने के लिए आर्थिक वृद्धि दर 14.45 का रखा गया है। झारखंड से, बंगाल से और उत्तर प्रदेश 12.5% पे, उससे भी आगे है। बिहार के बजट को देखने की आवश्यकता है। बिहार में हर वो चीज देखने की आवश्यकता है जो हमने दिया। स्कूल को किस तरह से निर्माण किया हमारी सरकारों ने, उसके बाद शिक्षकों को कैसे स्थापित किया गया, वहां पे बच्चों के लिए क्या किया गया, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से ये गवाह है जो चीख चीख कर बताती है कि मोदी सरकार या एनडीए की सरकार ने जो गारंटी दिया था वो किया है। और ये जो नकलची बंदर लोग हैं वो अब उस गारंटी योजना के लिए कहते हैं तेजस्वी का गारंटी कर रहे हैं। ये भाजपा का टैग नहीं था, ये भाजपा का टैग लगता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। अब वो गारंटी देने के जो काम कर रहे हैं तो कट कॉपी पेस्ट का मामला है। अभी एक जो बात आप बोले थे कि शिक्षकों का जो बहाली वाला बात है, तो इसमें तो पूरा का पूरा क्रेडिट वो लेते हैं, तेजस्वी यादव लेते हैं कि भाई 5 लाख का बहाली हम किए हैं, जब हम आए तो मेरा ये प्लान बना, मेरा रोड मैप था और हम बहाल किए, और फिर मेरा जब सरकार आएगा तो फिर से हम बहाली करेंगे। देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी ने बहाली किया है सच में, तो फिर ये सदन में या हर जगह इस बात को क्यों कहते हैं कि बिहार बहुत बेरोजगारी है? वो अपने, उनके लोग भी इस बात को कहते हैं, क्यों नहीं इन चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं? लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो प्लानिंग करता है कि कैसे घर में पैसा आएगा और कैसे हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य या उनका हम ख्याल रखेंगे। ये नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्य रखा गया था 7 निश्चय पार्ट 2 में, उस लक्ष्य को हमने सफलतापूर्वक हासिल किया, जिसमें 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। और जो पलायन के मुद्दे वो उठाते हैं, ई श्रम पोर्टल पे चले जाइएगा, ये मेरा डाटा नहीं है। नकारात्मक, जो सकारात्मक डाटा होता है उसको तो विपक्ष बहुत अच्छे से बोलता है, लेकिन जो नकारात्मक जो डाटा आता है उसको विपक्ष अच्छे से बोलता है, लेकिन सकारात्मक चीजों को वो पकड़ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहां जाएंगे तो पहले कभी जो संख्या 5 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, आज 2 करोड़ 80 लाख है। तो यानी कि जो भरोसा और विश्वास हमने जगाया है वो मिला है। और जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं वो भूल गए कि जहां से चंपारण से जब उनकी यात्रा गई थी तो वहां पे मेगा फूड प्रोडक्ट बनाया गया है, मदर डेयरी स्थापित किया गया है, साथ ही वहां पे कृषि कॉलेज स्थापित किया गया है। उसके अलावा आप मुजफ्फरपुर में आ जाइए तो लीची प्रोसेसिंग यूनिट है, भागलपुर में चले जाइए तो आम मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट है, आप हाजीपुर में चले जाइए तो ब्रिटानिया, पेप्सिको, गोदरेज, एप्रोवेटेक कर ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो वहां पे स्थापित हो चुकी है, या इनके शासनकाल में हुआ था, वो इंडिया के शासनकाल में हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप 30 एकड़ में IIT 30 एकड़ में बेटा चले जाइए, वहाँ IT पार्क बनाने की बात की गई है। 90,000 स्क्वायर फीट में बिहार के अंदर IT टावर बनाया गया है। 110 एकड़ जमीन में राजगीर में मैन्युफैक्चरिंग हब और IT टावर बनाने की बात करी। से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार की USP रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने किया है जो दिख रहा है। जिस सड़क पे जाकर नकलची बंदर लोग नाच रहे थे, वो सड़क प्रत्यक्ष रूप से किस चीज का गवाही है? विकास का गवाही है। अच्छा, एक चीज जो खास करके हम थोड़ा सा विपक्ष में ही है, आपके प्रशांत किशोर, हाल फिलहाल में उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। और जितना आप अभी उद्योग धंधा के बारे में गिनवाए थे, और चंपारण से ही हम बात करेंगे कि वो एक मोतिहारी का चीनी मिल को लेकर के हमेशा बवाल उठाते रहते हैं, कि वही बोलते हैं कि हम खुद मोदी जी के भाषण में लिखे थे कि इस बार, अगला बार यहाँ के चीनी से चाय बना करके पियेंगे, फिर मतलब ऐसा जो स्लोगन वगैरह है कुछ ऐसा।
इसके अलावा अगर बात करें तो पलायन के मुद्दा पे जो सबसे पहले कोई बात किया है मेरे हिसाब से, जैसा हमको लग रहा है, वो प्रशांत किशोर आए और इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किए। और ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो पलायन के बारे में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, तो वो अपने भाषणों में, चूंकि वो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो डाटा के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो डाटा के साथ अपना जब भाषण देते हैं तो और ज्यादा प्रभावी बात को बनाते हैं। तो वो जो चीनी मिल वाला मुद्दा है, आप उसको कैसा देखते हैं कि उनका मानना है कि वो जो जमीन बेच करके, खास करके जो बीजेपी के लोग हैं वो बांट लिए, वो जो चीनी मिल चालू होना था उसको बंद करवा दिए, ये सब क्या था? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर जी आज के जो नए युग के केजरीवाल बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो माफीनामा कई बार दे चुके हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद ने उन्होंने एक डाटा से खेलते हैं, वो डाटा पे आधारित उन्होंने एक आरोप लगाए थे। जब उसका नोटिस भेजा गया, क्या चीज का आरोप था? वो पेट्रोल पंप को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कि अलाइनमेंट बदल दिया गया है। जब नोटिस भेजा गया तो उनके लोग माफी मांग लिए। तो ये नए केजरीवाल जो उत्पन्न होने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो यही चीज है। मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूँ कि जो चीनी मिल की वो बातें कर रहे हैं, वो चीनी मिल में वो भूल जाते हैं कि इथेनॉल की 47 इथेनॉल प्लांट चालू किया जा चुका है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो 54 करोड़ प्रति वर्ष उत्पादन इथेनॉल का हो रहा है। और जो हमारी यूएसपी रही है, वो नरेंद्र मोदी जी उनके आने से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनके पहले ही से प्रधानमंत्री थे। ठीक, और ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक सब जानती है और देख रही है। अच्छा, एक नेता, और थोड़ा सा उनके बारे में भी हम चलते चलते 2 मिनट अब चर्चा कर लेंगे, पप्पू यादव। वो बहुत चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाल फिलहाल में जब वोट अधिकार यात्रा चल रहा था तो वो महागठबंधन के साथ पूरा घूम रहे थे, झंडा पूरा उधर चल रहा था, और इधर हम देखे कि मोदी जी के लिए वो पूरा प्रशंसा पत्र गा रहे थे। तो आप उनको किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि आपका पार्टी उनको किस हिसाब से देखता है कि वो किस हिसाब के प्लेयर हैं, कि कभी यहाँ कभी वहां, और आने वाले समय में उनका क्या मूवमेंट रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया था, सबसे पहले तो यहाँ पे कांग्रेस फेल कर गई, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय विपक्ष की तरफ से 325 वोट होने चाहिए थे, 300 वोट ही पड़े। यानी कि ये जो बैलेट पेपर पे जो चोरी हो गया, ये तो अपने लोगों को वो बांध कर रख नहीं पाए। दूसरी बात मैं बता दूं कि उसी का ही जीता जाता उदाहरण माफ कीजिएगा, पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी पूरे अधिकार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। सबको पता है कि ये जो 2 लड़के जो युवराज हैं, वो उनसे कुछ नहीं होगा। एक कोई अगर कुछ कर सकता है विकास की योजना में, अगर कोई मोहर लगा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार लगा सकती है। और पप्पू यादव जैसे विपक्ष के नेताओं का अगर नरेंद्र मोदी जी ने जीत लिया, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार वासियों का दिल में नरेंद्र मोदी ही था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभी टाइम चुकी है, अभी 2 महीना बचा हुआ है, तो पार्टी फिर भी बदल सकते हैं, वो इधर से उधर हो सकते हैं क्या पप्पू यादव? इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पप्पू यादव के ऊपर निर्भर करता है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और आपको धन्यवाद, आप टाइम दिए। और आप लोग अपना राय प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। और अभी जो चुनावी सरगर्मी और तेज होने वाली है, जैसे जैसे क्लोज होगा चुनाव, और अक्टूबर नवंबर का जो समय जैसे जैसे पास में आएगा, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। खास करके और भी जो चुनाव प्रचार है तेज होगा सभी पार्टियों का, और बहुत कुछ सामने निकल के आएगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।